नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं ब्रज विजन के नए एपिसोड के साथ। आज हम चर्चा करेंगे हेरिटेज के ऊपर। आज हमारे साथ दो विद्वान साथ में हैं, डॉक्टर आरसी शर्मा, हेड ऑफ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट जॉन्स कॉलेज और प्रसिद्ध इतिहासकार, और दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं श्री राजीव सक्सेना, जो कि प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, जो इतिहास का बहुत ज्ञान रखते हैं, उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, और उसी का नतीजा था कि उनकी जर्नलिज्म में एक अलग ही पैनी धार है और अभी भी पैनी धार है। तो मैं चर्चा स्टार्ट करता हूं। पहले मैं डॉक्टर आरसी शर्मा से पूछना चाहूँगा कि हेरिटेज की डेफिनेशन क्या है? हेरिटेज की डेफिनेशन बड़ी व्यापक है। अगर उसको सही ढंग से लिया जाए तो उसके अंतर्गत बाकी जितनी परंपराएं हैं सब आ जाती हैं, और उसमें जो कुछ हमारे विश्वास हैं और परंपराएं हैं उन सभी का आकलन करना होगा। केवल हम कुछ मॉन्यूमेंट्स को ले लें या हम कुछ मॉन्यूमेंट्स को ले लें या कुछ छोट-पुट चीज़ों को ले लें, उनसे हेरिटेज पूरा आकलन नहीं होगा। पूरे आकलन के लिए हमें समग्र रूप से जो हमारी परंपराएं हैं और जो हमारे विश्वास हैं उन सब का आकलन करना होगा। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका हेरिटेज से क्या आप कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, हेरिटेज का मतलब ये होता है कि एक जो डॉक्टर साहब ने कहा है, बहुत व्यापक मतलब तो होता ही है, पर जो शॉर्ट इसे करते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट है और ये पीरियड वाइज है, तो वो हमारा रिफ्लेक्ट करें आसानी से। हम हमारे ये जो साइट्स हैं, हेरिटेज साइट, हेरिटेज फेयर्स, ये जो परंपरागत चलते आए हैं, हम उनकी जानकारी रखें, उन्हें उसी तरीके से होने दें, उन पर समय का जो दौर है उसका असर नहीं होने दें। मेरे सबसे बड़ी चैलेंज जब हम हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करते हैं, हेरिटेज पे डिस्कशन करते हैं, तो हम उसे टटोलते हैं कि जो ओरिजिनलिटी है, समय की परत ना पड़े। फिर हम उसमें स्टडी करते हैं। जैसे मैं आगरा की सेंट्रलाइज बात करता हूँ, हम बात करते हैं ऋषि परंपरा की, है वो भी एक परंपरा थी। हम देखना चाहते हैं, जब हम ऋषि परंपरा की बात करते हैं, ऋषि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या रहते थे, उनसे जुड़े कौन से स्थान हैं, उनसे जुड़े कौन से आयोजन हैं। फिर इसके बाद हम मुगल काल और या पूर्व मुगल काल, आगरे में तो स्टोन एज का भी ट्रेसेस हैं, स्टोन एज के भी। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे आदि मानव केव में कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनके जो रहने की जगह थी वो प्रिजर्व है या नहीं, जो उनसे जुड़े ट्रेडिशन, कभी हथियार वगैरह रहे होंगे वो हैं या नहीं। तो ये हमारी जो मानस कल्पना है, हम उससे हेरिटेज पर कल्पित कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये परंपरा चली रहे। फिर मुगल काल आया, उसमें नई परंपराएं, नई बिल्डिंग, नए हेरिटेज क्रिएट हुए। अब उन्हें हम चाहते हैं कि उसी रूप में देखें। आपने देखा वो निर्माण, बहुत सारे लोग निर्माण और कंजर्वेशन में, संरक्षण में अंतर नहीं समझ पाते हैं। हमारा संरक्षण का जो कंसेप्ट है वो बहुत महंगा भी है, और ओरिजिनलिटी के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम रिफ्लेक्ट कर सकें उस समय ये होता था, ये ओरिजिनल ये है। बहुत ज़्यादा चेंजेस हम पसंद नहीं करते हैं। जैसे कई जगह आपने, बहुत सी जगह ट्रेडिशनल पहनावे भी हैं, तो ये हम एक कल्चर है, हेरिटेज कल्चर। तो मेरा ख्याल से मेरा जो आशय है वो नहीं, जैसे मैंने बांग्लादेश में और पाकिस्तान में देखा है कि वहाँ पे कोई हेरिटेज का कोई वैल्यू नहीं है। वो डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि मैं खुद रहा हूँ बांग्लादेश में और पाकिस्तान भी मैं गया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे अफगानिस्तान में भी बामियान जो था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया।
तो मैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो हेरिटेज है उसका जो आज का समाज है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है? समाज के लिए उसकी महत्व दो दृष्टि से हो सकता है। एक तो वो उस जमाने में क्या हालत थी उसको अगर जानना चाहते हैं तो उसको जानने की दृष्टि से उसका हो सकता है। दूसरा, उसको बनाए रखने के लिए जो प्रयास करने चाहिए उसके हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। केवल यही नहीं कि हम उस हेरिटेज को या जो हमने परंपरा से प्राप्त की है उसे उसी ढंग से बनाए रखें या उसमें कुछ अपेक्षित परिवर्तन तो करें नहीं, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ सके और उसको हम और अच्छी तरह से बनाए रखें। जैसे हम अगर ताजमहल का ही एग्जाम्पल लें, जो जिस समय आपने तो पुराने समय में भी देखा है और आज के समय में उसका पूरा स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है, तो ये आप इसको सही दिशा में मानते हैं या इसका जो एक्सपेंशन है जो किया गया है उसमें इतिहासकार और जो आर्किटेक्ट है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हेरिटेज कंजर्वेशन में? आर्किटेक्ट तो अपना काम करेगा, लेकिन इतिहासकार उसको बता सकता है कि उसको किस दृष्टि से बनाया गया था और उसको किस तरह से बनाए रखा जाना चाहिए। उसको एकदम बदलना या उसमें परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप आगरा में रहे हैं और आगरा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो कहती है कि उसके पास 154 संरक्षित सेंट्रली संरक्षित मॉन्यूमेंट्स है, जिसमें जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक कंस गेट का भी वो कहते हैं कि वो उसका उन्होंने संरक्षण किया हुआ है। लेकिन अगर आम लोग भी उसके बारे में, कंस गेट के बारे में नहीं जानते। देखिए, मैं हेरिटेज की, अब शायद इन्होंने एक प्रोजेक्ट चालू किया है हेरिटेज लिस्ट अपडेटेड का। तो शुरू में तो मुझे लगा था बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर बाद में मालूम पड़ा इसका है डीलिस्टिंग करना। जिन हेरिटेजेस को ये बचा नहीं पा रहे हैं उन्हें आप डीलिस्टिंग करते हैं, तो जो अपनी जिम्मेदारी से बचना। अब हर इशू पे ये तय होना चाहिए अगर आप डीलिस्टिंग किसी को करते हैं वो क्यों हुआ है। ये अब मैं 2 हेरिटेजेस की बात करता हूँ जो लिस्टेड हैं। उनमें एक तो तख्त पहलवान और सराय मलूक चंद, एक झुंझुना कटोरा। झुंझुन कटोरा तो बाय द वे जो संरक्षित है जिला उसमें जिला न्यायालय परिसर में, वो तो बाय द वे मेरे चाचा की रिकमेंडेशन पे संरक्षित हुआ था। पहले ये नेग्लेक्टेड था, बाद में ASI ने नोटिफाइड किया झुंझुन कटोरा को। ये तो एक अलग बात है, पर मैं इन दोनों की कहना चाहता हूँ। तख्त पहलवान एक पहलवानी से जुड़ी परंपरा का एक स्थान था, और सराय मलूक चंद, इतना आप शिवाजी के बारे में सुनते हैं, शिवाजी का सराय मलूक चंद कहाँ है, किस जगह? ये सेवला रोड पे है, सेवला रोड पे है, जहाँ उन्होंने बिल्कुल COD और शुरू हो गया तो वो सराय मलूक चंद। तो वहाँ एक शमशान घाट जरूर पुराना बना हुआ है, वरना सराय मलूक चंद नाम की चीज अब गायब हो गई। जबकि वीर शिवाजी, जय शिवाजी, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो गायब ही हो गया अब हेरिटेज। आप इतने नारे लगा रहे हैं। मैं उस सराय मलूक चंद के तलाश में हूँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है कि शिवाजी वहाँ ठहरे थे। आप चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा सराय मलूक चंद में। वहाँ ट्रेसेबल कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री हमारी मौजूद है। हिस्ट्री में शिवाजी का मैप है जो वो महाराष्ट्र में सतारा में के पेपर्स में
वहाँ मौजूद है, उसमें सराय मलुक चंद है, उस जगह की बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ। तो ये आनी चाहिए, ये गायब है बिल्कुल। अब वहाँ के लोग भी लोकल नहीं जानते हैं। अच्छा। मैं जब लास्ट लेटेस्ट गया तो मैंने पूछा, 2 बच्चों से भी पूछा क्रॉस सेक्शन से, एक किसान जरूर मिला था हाँ। जो खेती छोड़ चुका है। हाँ। बोला हाँ बाबू जी, शिवाजी आए थे, शिवाजी आगरा में जाने से पहले यहीं ठहरे थे। बाकी मुझे एक भी आदमी ये नहीं मिला। उसके हमारे नाम मिलते हैं एक जगह, एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक दूसरा नाम भी दिया जाता। जी जी। तो इसका डिस्क्रिप्शन है कई जगह हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। भैया टॉट साहब की किताब में है कई जगह। तो और ये आपके हमारे जो मुगल काल के लिखने वाले रहे हैं, उन लोगों ने जिन्होंने औरंगजेब पे काम किया, उनने बाकायदा काफी रेफरेंसेस हैं। तो हमें देखना चाहिए। फिर एक कॉलोनियल हिस्ट्री बनी अपनी, जो डेवलपमेंट से सीधी जुड़ी हुई है, हम उसे भी भूलते जाएंगे। हमारे यहाँ नहरें बनी, हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने, यूनिवर्सिटी के भी डेवलपमेंट हुए, तमाम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग क्रिएट हुई। ये हेरिटेज का हमारे यहाँ ये हेरिटेज है, ये हमारे, हमें उन्हें हेरिटेज भी मानना चाहिए, यूज भी करें। तो ये कष्टकारी। आप उस कमेटी से भी संबंधित रहे जिसमें शिवाजी का जो आगरा में म्यूजियम या जहाँ रुके थे उस पे काफी चर्चा हुई, इतिहासकार काफी थे। तो क्या उनको तो उन्होंने बना दिया है, मलुक चंद कनेक्शन बना रहे हैं जी। तो वो जो आप मलुक चंद बता रहे हैं उसका जिक्र नहीं हुआ, उसको एडमिनिस्ट्रेशन या इतिहासकार आगरा के मलुक चंद का तो पढ़ा है मैंने। देखिए मैं उस कमेटी के से पहले वहाँ रुके थे, मेजबान। मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफी डिस्कशन हुआ। मैंने 3 चीजें इस कमेटी को सुझाव दिया था। एक तो कहा था सराय मलुक चंद का इशू है, दूसरा कहा था चिंताहरण टेम्पल, जहाँ शिवाजी ने यहाँ दरबार में पेश होने के बाद भागने के समय शेल्टर लिया था। ये रमणीक जगह, तालाब आज भी है मेरे ख्याल से मंदिर से जुड़ा हुआ कहीं अगर तालाब है जिसमें मछलियां हैं बड़ी बड़ी, तो वो चिंताहरण मंदिर है। इसकी काफी जमीन का हरण लोग बाग कर चुके हैं, पर ये तालाब बचा हुआ है। और मैंने कहा, तीसरी चीज मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आगरा की जो वन्य एक जंतु है आगरा मॉनिटर लिजार्ड, उसका नाम ही आगरा मॉनिटर लिजार्ड है। तो शिवाजी का जो आइडिया डेवलप हुआ बायोलॉजिकल वेपन का, तो वो आगरा के रहने के दौरान ही हुआ। एक उनकी प्रिय लिजार्ड थी जिसका नाम था जसवंती, वो ट्रेंड थी, वो ट्रेंड पैटर्न मिलिट्री सिस्टम से। कई और भी हिस्ट्री जुड़ती हैं, पर मैंने डीएफओ से भी रिक्वेस्ट की और लोगों से भी की कि आप इसको आगरा की वाइल्ड लाइफ हेरिटेज, इसको स्पाइसी को डिक्लेयर कीजिए। इसकी बड़ी ताकत है, इसने हिस्ट्री में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखिए हम लोग घोड़ों को याद करते हैं या नहीं, हाथियों को याद करते हैं या नहीं, तो एक वन्य जीव को भी याद कर लीजिए जिसने हिस्ट्री को चेंज किया। पर वही इम्पोर्टेंट जानते नहीं है ये लोग, इम्पोर्टेंस इन्हें दी नहीं। अब कैसे आप करेंगे क्या सिस्टम पे? आप जबरदस्ती तो किसी पे थोपेंगे नहीं है। चेतक भी एक घोड़ा ही था, है? और हाथी तो बहुत सारे नाम से हैं आगरे में। शायद हाथियों की आगरा में आखिरी पलटन बनी। आपका आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का नाम था हाथी खाना रेलवे स्टेशन है। जो आपका आउट यार्ड है वो हाथी के लिए था, और हाथी के लिए जो वाटर सप्लाई सिस्टम था वो 52 पैरा है, उधर वो एक कुआं भी बना हुआ है। तो अब ये चीजें अब हेरिटेज को जानिए, पहचानिए। अब सब खत्म हो रहे हैं, किसी को मालूम नहीं। 9 लखा की सिंचाई इसी हाथियों के पुर से होती थी। इन सबको तो जानना चाहिए। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ कभी, ना हिस्ट्री मेरा वो रहा है, पर कहीं पे भी गया तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की लोकेशंस जरूर। नहीं, हाथी खाना नाम तो हमने बहुत सुना। नहीं, इसका टिकट है। पहले कैंट रेलवे स्टेशन का जो ओरिजिनल टिकट जारी होते थे वो हाथी खाना रेलवे स्टेशन के होते थे। शायद आज के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा। दुर्भाग्य है, लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है वृंदावन की रेलवे लाइन खत्म की जा रही है। वो भी हेरिटेज, जबकि वो हेरिटेज मोर देन हेरिटेज है।
आपके यहाँ के वो मेरे ख्याल से वो पहला रेलवे लाइन थी जहाँ बीमार और वो अक्षम आदमियों के हिसाब से डिब्बे बनाए गए थे कि ये मथुरा से ये ट्रांसपोर्ट करके वृंदावन अप एंड डाउन करें। तो ये तो हम बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं, हम तो फ़ायदे की चीज़ें सोचने लगते हैं। अब हर चीज़ में फ़ायदा कहाँ। आप बताइए ताजमहल से टूरिज्म का क्या लेना देना? भैया ये कब्र है, दरगाह है, आप रहने दीजिए शांति से। आपकी कोई एक्टिविटी है तो आप दूर रखिए। अप्रोच केवल आपका काम अप्रोच और करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है। आप उसकी ज़्यादा एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया का जो रूल्स रेगुलेशन है वो अपने आप में सफिशेंट है। अब आप उसमें ज़बरदस्ती क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर से ओरिजिनल स्ट्रक्चर और एक्टिविटी अफेक्टेड होती है, वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। सन 1900 में पहली बार आगरा का कमिश्नर शाम के समय ताजमहल पहुंचा था और उसने पूछा था कि यहाँ पुलिस का प्रबंध क्या है। जब लोगों को, वहाँ के ताजगंज के लोगों को मालूम पड़ा कि एक कमिश्नर आया हुआ है, तो उस दिन शब्बे रात का दिन था, तो उन्होंने सोचा आज कुछ अच्छा और करके दिखाएं। तो उन्होंने तड़ातड़ आतिशबाजी और तगड़ी करी। तो कमिश्नर बड़ा परेशान हुआ कि वो आतिशबाजी टकरा के गिर रही थी ताजमहल के उससे। फिर उसने चौकीदार पूछा, तो चौकीदार बड़ी मुश्किल में, ताजगंज में उस समय एक चौकीदार था। फिर उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा को चिट्ठी लिखी और फिर इसके बाद तो आज आप देख ही रहे हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और गोरख धंधा ही शुरू हो गया। और उस कमिश्नर ने, आप आश्चर्य करेंगे, उसने फोर्सिवली फूल खरीदे। उससे कहा गया ये फूल लीजिए। पूरी आप, मैं ये बात कह रहा हूँ, ये कर्जन की आगरा की प्रोसीडिंग है, उसमें ही मेंशन्ड है, जो 1999 से 1905 तक चली थी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है ये आगरा की। अब तो शायद ये रहेगी भी नहीं आगरे में, शायद लखनऊ जा रही है, जाने कहाँ जा रही है मुझे नहीं मालूम। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रीजनल आर्काइव्स, हाँ रीजनल आर्काइव की मैं इसे हमेशा गोल्डन फाइल कहता हूँ। इस फाइल में पूरे आगरे के जितने मॉन्यूमेंट हैं उनके बारे में जो ऑफिशियल डिसीजंस हैं, ओरिजिनल डिबेट बिना पार्शलिटी के, उस फाइल में मेंशन है। उसने गवर्नर जनरल की हैसियत से मेरे ख्याल से इतनी मीटिंग किसी ने नहीं की होगी जितनी 5 मीटिंग इस आगरे में की, वो सब उस फाइल में मौजूद हैं। और दुर्भाग्य है कि ये इसमें होगा आर्काइव्स में नहीं, आर्काइव में है पर रह नहीं जाएगा ना, चला जाएगा नहीं। वो तो इसकी ASI की आर्काइव में नहीं है, वो तो स्टेट आर्काइव में। मैं कागज देख रहा था तो अचानक ये हाथ लगी कर्जन की प्रोसीडिंग। फिर मेरे को लगा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे ख्याल से 15 या 20 साल हो गए तब मैंने इसे छापा था, रखी रही थी। फिर अब ख़त्म हो गई, इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाना बड़ा मुश्किल था। एक दूसरा मैं आपके कह रहा हूँ, आगरे के दरबार, आगरे के से जुड़े हुए चीज़ें हैं, कॉलोनियल डेवलपमेंट, कॉलोनियल एरा के, तो उनकी प्रोसीडिंग लखनऊ में मौजूद है, करीब 10,000 पेज है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आगरा में गणगौर का मेला होता है जी, तो वो एक, उसको हम हेरिटेज संस्कृति मानेंगे या? देखिए गणगौर का मेला, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गुजरात में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गई हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया भी यहीं से गए हैं और डंडा चौथ लेके गए, डांडिया लेके हमारे पास वापस आ गए, है ना। द्वारका जी बन गई हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें गई। ऐसे ही हमारे यहाँ के जो लोग, वो गुजराती लोग काम करते थे, शाहजहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काल था, वहाँ जो उनका सूबेदार था उसने जाति की, तो वहाँ के बहुत सारे गुजराती आगरा आए। और नाई की मंडी में एक गुजराती पाड़ा जगह है, वो उन्हें बसा दिया गया कि वहीं बस जाओ। तो वो वहाँ उन्होंने अनसेफ किया, फिर उन्हें गोकुलपुरा अलॉट कर दिया कि आप यहाँ आ जाइए। फिर शायद राजा जय सिंह का समय रहा था, उन्होंने उन्हें बढ़िया तरीके से परकोटा बना के दिया। 4 परकोटे, 4 इसमें दरवाजे थे। अभी आप गोकुलपुरे के बारे में पूछ रहे थे, तो 4 दरवाजे थे, जिनमें से अब एक दरवाजा रह गया है। ब्रिटिश टाइम में हुआ क्या कि गोकुलपुरे में आके तात्या टोपे ठहरे और ब्रिटिश सरकार को मालूम नहीं पड़ पाया। बाद में ट्रेस मालूम हुआ कि ये तो तात्या टोपे ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने
कलेक्टर ने आदेश देके गोकुलपुरी की बाउंड्री वॉल उड़वा दी। इन 4 दरवाजों में एक गणगौर दरवाजा भी था। अच्छा। और ये गुजराती आए थे, अपनी परंपरा लेके आए थे। गोकुलपुरी में 3 टेम्पल बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से एक हटकेश्वर महादेव का टेम्पल है, जहाँ जब गणगौर मेला लगता है तो सब उसको पानी पिलाने आते हैं। और चूँकि जो भी गणगौर की परंपरा है वो गुजरातियों से नहीं, वो इष्ट सबके रहे हैं, तो पूरा लोकल पार्टिसिपेशन भी हो गया। सजावट का, गहने पहनाने का, खाने पीने का, और यहाँ एक तरीका है। दूसरा, यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, वो है सोमेश्वर नाथ का टेम्पल। एक गली में है, ये 2 व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, महान आदमियों से। एक तो जुड़ा हुआ है, इसकी स्थापना की थी और पूजा करके इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो की थी आपके गंगाधर शास्त्री ने, जिन्होंने आगरा कॉलेज, जी वो आगरा कॉलेज के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ये सोमेश्वर नाथ की टेम्पल की थी। इसकी काफ़ी, मैं ज़्यादा रिलीजन में मानता नहीं हूँ, पर लोग मानते हैं कि जो इसका काम लगातार जाने कितने सोमवार करता है तो उसके काफ़ी काम हो जाते हैं, या जो भी है। गली में लोकेशन बिल्कुल इंटीरियर में है, वहाँ एक बाग। फिर इसके बाद आने वाले समय में इसी परिसर में आपके तात्या टोपे ठहरे, उन्हें गुप्त रूप से ठहराया गया, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसका रीजन एक ये भी है कि बाहर, इसके गली के बाहर एक गणेश जी का टेम्पल है, जिसे कैलाश के पुजारी जो श्रृंखला है वो लोग पूजा पाठ करते हैं। सिंधिया के समय से कुछ वजीफा भी मिला हुआ था, और आप जानते हैं गंगाधर शास्त्री जी का भी सिंधिया से ही वजीफा था, शायद 21 विलेजेस की इनकी जागीरदारी थी। तो ये आज भी है। अब अगर मैं प्रिंसिपल होता और 200 साल हो रहे होते कि मेरे, तो मैं इस मंदिर में जरूर आता, ये पक्का आप समझ लीजिए। क्योंकि पुजारी जो इस तरीके से रहा, जिसने एक मंदिर बनाया, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, इसकी हमें वैल्यू देनी चाहिए, जाना चाहिए। हमें। वहाँ क्या दिक्कत हो गई है, मैं आपको और बताऊं, जो नए कल्चर और डेवलपमेंट हो रहे हैं बड़े अजीब। मैंने अभी बात करी लोगों से, मैंने कहा भाई ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट, भाई साहब मत करना, वो कॉरिडोर बनवाने लगेंगे लोग। आप बोले वो भाई साहब मंदिर तोड़ के कॉरिडोर बना रहे हैं, हमारे तो बहुत छोटे छोटे मकान हैं, आप भाई साहब हमारी गली में। मुझे भी लगा बात तो सही कह रहे हैं, पर ये बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है। अगर हम हेरिटेज की बात करें, मैं डॉक्टर आशीष शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि हम जो मथुरा रोड पे चलते हैं तो वहाँ कोस मीनार है, वो भी ASI ने उनको हेरिटेज उसमें रखा गया है, तो उसका क्या कारण रहा कि ये कोस मीनार क्यों बनाई गई थी? कोस मीनार तो उसके इंडिकेशन के लिए बनाई थी, सड़क पे, सड़क की दूरी को बताने के लिए बनाई गई थी। तो इसका मतलब ये कोस मीनार तो काफी रही होंगी जिसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो बहुत ही डिस्ट्रॉय, प्रगति के नाम पे हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया हम इसको, क्योंकि अगर हम UK या कहीं जाएं तो वो हेरिटेज उसको ऐसे क्रिएट कर दे कि यहाँ घोड़ा पानी पीता था, यहाँ जो बग्गी पे जब लोग जाते थे तो यहाँ घोड़ा पानी इसलिए पीता था कि उस वक्त डाक या जो पोस्ट चलती थी, हाँ जी, उनके लिए चौकियां बनी हुई थी, तो उनके चौकी पे जो चलते थे घोड़े या डाक लेके चलते थे, उनके ठहरने की जगह थी। तो वो जो आदमी और घोड़े चलते थे उनके लिए जगह बनी हुई थी। तो सराय भी पुराने जमाने में सराय भी बनी हुई, सराय उसके साथ थी, कोस मीनार के पास हुआ करती थी। वो सब हमने डिस्ट्रॉय कर दी उसको, क्योंकि हमारे पास अगर आगरा का ही देखें तो बहुत हेरिटेज है। अब हेरिटेज में भी अगर क्लासिफिकेशन देखें, कोई यूनेस्को प्रोटेक्टेड है, कोई वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, कोई ASI से प्रोटेक्टेड है, तो ये क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? देखिए, मैं ये तो उनकी सरकारी उससे किया होगा। मैं तो देखिए एक चीज कह रहा हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, पर उसको गवर्नमेंट का अपने समय में बहुत साथ रहा, तब तो ये नोटिफिकेशंस वगैरह हो पाए। उस समय डेमोक्रेसी तो थी नहीं है,
हाँ। तो जो वो लोग कह देते थे, रिकमेंडेशन करते थे, उसकी कंप्लायंस होती थी। बिल्कुल। आज डिबेट होती है? जिसके से जुड़ा हुआ हेरिटेज है वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी के लिए तो सब बिल्कुल बेकार है? अब तो मेरा ये कहना है कि जो भी ये कोस मीनार हो या ये कौन सा ये पृथ्वीनाथ का फाटक हो, जैसे पृथ्वीनाथ का फाटक बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये नहीं है रेलवे लाइन के मारे, पृथ्वीनाथ का एंट्री गेट था। फतेहपुर, अजमेर फतेहपुर सीकरी लोग एंट्री करते थे और गेट इंटीग्रेटेड था, उस बाउंड्री वॉल का पार्ट था। उसके बगल में ही बेगम समरू का बाग था। तो ये बड़ा हेरिटेज था। और जैन समाज का दादावाड़ी थी। और दादावाड़ी को तो मेरे ख्याल से अशोक जैन जी का मैं बहुत बड़ा आभार करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा उसे मेंटेन किया। पर पृथ्वीनाथ का फाटक और पृथ्वीनाथ का इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। और आज भी ट्रेस हैं पुराने, जो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेस हैं वो हैं बेगम समरू के। उनकी ऑफिशियल सील दरवाजे पे लगी हुई, दरवाजा सेफ है, उसको सेव करना चाहिए, वो अनसेफ है। दूसरी चीज, आपके जो रूल रेगुलेशन है वो इसका ओनरशिप सेंस खत्म कर देने लगते हैं। जब कॉमन सिटीजन का किसी चीज से लगाव होता है, आप उसकी पहली चरण करते हैं, आप टिकट लगा के आप दिखाते हैं कि हम रेवेन्यू आ जाएगा, पर वो एक ठेकेदार पैरेलल सिस्टम चालू हो जाता है जो सरकारी खजाने से ज्यादा अन्य जगह और रेवेन्यू जाने लगता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप ऑडिट रिपोर्ट्स देख लीजिएगा, कितना रेवेन्यू आया, क्या हुआ, ये तय नहीं हो पाता है। और ये एक तरीके से ठेकेदारी प्रथा पर रेवेन्यू है अगर, तो ये ताजमहल से लेके हर जगह भ्रष्टाचार। अब जैसे हर जगह टिकट लगाने का चल रहा है, वो शहीद स्मारक पे टिकट लगाना चाहते हैं। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बाद सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे दिल्ली गेट अगर हम देखें तो वहाँ उसके 100 मीटर या 500 मीटर के परिधि में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और सिकंदरा के पास भी यही सारी चीज़ रेस्ट्रिक्शन है। और ताजमहल पे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक केस किया। तो ये जो हेरिटेज और जो एक नागरिक या सिविल सोसाइटी है उसके साथ इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब तो मेरे पे पेपर नहीं है। इस सर्वे के अलावा जो हेरिटेज के लिए प्लान दिया था कंजर्वेशन के लिए, वो आगरा का पहला विजिटर था थॉमस कुक, जो जी जिसके नाम पे बैंक कैंग ट्रांजैक्शन है। वो आगरा में 4 दिन ठहरे थे थॉमस कुक। और उनकी पहली रिकमेंडेशन थी, जो उस समय की जरूरत के हिसाब से होगी, कि किचन और ये जो फ्यूल वाला है ये मेन बिल्डिंग से अलग करा जाए। वो एक जी एक उनकी लॉज भी है जो कंपनी बाग के पास। थॉमस कुक की मैं नहीं देख पाया हूँ। बहरहाल उनकी पहली मैंने पेपर्स पढ़े हैं, वो उनकी रिकमेंडेशन थी ये किचन और ये डाइनिंग वाइनिंग सिस्टम अलग होना चाहिए, रेजिडेंशियल पार्ट अलग होना चाहिए, क्योंकि विजिटर आता है जरा आराम के लिए आता है। दूसरी उनकी जो रिकमेंडेशन थी अप्रोच रोड्स की और टॉयलेट्स की। उन्होंने रेजिडेंट्स के लिए ही टॉयलेट नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जो विजिटर आता है और पब्लिक लोकल है उसके लिए। उस समय भी उन्होंने ये महसूस किया था कि खेत में किनारे इधर उधर लोगों को न्यूसेंस ना हो, पर जब विकल्प दो तो ये उनके मिसिंग पेपर थे, मिसिंग पेपर ऑफ थॉमस कुक करके शायद प्रिंट भी हुए हैं। तो वो मेरे को पढ़ने का मौका मिला। अब तो मेरे पे नहीं है, अब तो नेट पे भी नहीं दिखते हैं, पर वो बड़े इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे। और मेरे ख्याल से उतनी तगड़ी मीटिंग की प्रोसीडिंग मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं जितनी उसने जबरदस्त तरीके से। अगर हम थोड़ा मॉडर्न ईरा में आए और ब्रिटिशर्स जब यहाँ थे, तब जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स होते थे, उन्होंने अपने हाउसेज यहाँ बनाए थे, जैसे जयपुर हाउस है, बदापुर हाउस है, अजमेर हाउस है। तो क्या वो भी हेरिटेज का आज की तारीख में देखा जाए तो हिस्सा है? नहीं, देखिए बहुत कम टाउन है जहाँ हाउसेज होते हैं। ये आगरा था गवर्नमेंट की सीट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की, उससे पहले मुगल था।
जो मुगल्स की सबऑर्डिनेट स्टेट्स थी उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ मुगल दरबारों में रहता था, उसका बड़ा राजकुमार या कोई फैमिली मेंबर रहता था, वो कोर्ट का असल में मेंबर। कैपिटल सिटी हुआ करते थे वहाँ जी, उनके फिर कॉलोनियल जब टाइम आया, जब ये गवर्नमेंट की सीट बनी, तो जितनी नेटिव स्टेट्स थी, एक्चुअल में आगरा का गठन हुआ, एक तो सीडेड प्रोविंस ऑफ आगरा था है जो जीता है विजय प्रदेश, और दूसरा था ये कॉन्कर्ड प्रोविंस है, जो कॉन्कर्ड प्रोविंस था उसका तो कोई स्टेट वगैरह नहीं थी, पर जो सीडेड थी, जो मिलाई गई थी, विजय प्रदेश या विलिज प्रदेश, उसके स्टेट हैं एज इट स्टेट उनके इज, और रहते थे। उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहते थे, क्योंकि रोज कांटेक्ट की वो भी तो हमने वो बने हुए जमीन इन्होंने बाकायदा अलॉटेड की हुई थी। दौलपुर हाउस, हाँ, इसकी बाकायदा रिकॉर्ड है, इसका एक रिकॉर्ड है, वो आगरा में नहीं होके इलाहाबाद में है। अगर कोई ढूंढेगा, पहले आगरा में रहा होगा, पर वो अब इलाहाबाद आर्काइव में है। वो और भी हमने डेवलपमेंट के नाम पे उसको भी तो उसमें डिस्ट्रॉय कर जी, दिया। वो तो जब अपना उन्होंने नेटिव स्टेट्स ने अपना यहाँ पे बनाया, तो जयपुर ने बनाया, जयपुर के हिसाब से बनाया, अपनी छोटी छोटी स्टेटें थी, होलीपुरा वगैरह जो भी रेवेन्यू वाइज यूनिट थी, उन्होंने सबने जो लोकल हेरिटेज थे उन्हें मिला के बनाया। आज भी हम जब एम्बेसी वगैरह बनाते हैं तो लुक देने का कोशिश करते हैं, कल्चर रिफ्लेक्ट करे, तो वो किया। अब ये जगह अलॉटेड थी, बड़ी बड़ी थी, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जयपुर की थी, वो जयपुर हाउस जिसको, और उसके बाद ग्वालियर हाउस है। ग्वालियर हाउस शायद अब मिलिट्री के पोजीशन में, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कमिश्नर साहब की कोठी के आसपास है, और बाकी तो सब ये तब तक रहा जब तक ये आपकी स्टेट है, ये प्रिवी पर्स रहा। प्रिवी पर्स खत्म होते ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे राइट दिए गए, उन्हें मैनेज नहीं कर पाए। हमारे लोग बोले, आप देख लीजिएगा जो पुराने हाउसेज हैं, उनकी जो लैंड प्रॉपर्टीज हैं, उनमें ज्यादातर पुराने अधिकारियों के मकान बने हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में और बड़े बड़े ओहदों पे रहे या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे, उनके मकान बने हुए, उन्होंने खींच मार कर डाली है। नहीं, ऐसे ही जॉन्स मिल को भी हम हेरिटेज में रख सकते हैं। जॉन्स मिल तो अपने आप में, देखिए, ये यूपी की सबसे बड़ी पहली इंडस्ट्रियल यूनिट थी, ऑर्गेनाइज्ड जो यान जी, और ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री थी, और इसमें आगरे की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ बहुत सीधा संबंध था। इस पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट स्मिथ साहब ने बहुत काम किया, ओरिजिनल रिकॉर्ड है इसका, इंडिया के गजेटियर में भी उल्लेख है, और एनसाइक्लोपीडिया में भी बाकायदा डिटेलिंग है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। और ये पहला वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जमुना के किनारे, रेमाइंस के किनारे, जमुना का 1 इंच भी फ्लड प्लेन नहीं घेरा। उन्होंने जो फ्लड प्लेन से इतर जगह थी, उसको उन्होंने, जरूरत तो पड़ी होगी पानी की, इसलिए उन्होंने वो बनाया और वो यूज करते हैं। यान के उसमें तो पानी की बहुत जरूरत, हाँ, तो वो डेवलप किया उन्होंने, और वो मिल चली, प्रॉफिट में चली। और आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया के सूत का दाम आगरा से ही खुलता था। एक आगरा में गरीब खाना हॉस्पिटल भी है, जो जी जी जी, वो भी हेरिटेज के ही उसमें आया है, उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको तो नगर निगम ने कर दिया। देखिए, ये तो बहुत स्टोरी पुरानी है। एक कलेक्टर था पूना का, मिस्टर रेंट है, उसने जब पूना में ये फैला एपिडेमिक, तो उन्होंने मार मार के लोगों को बंद करना शुरू कर दिया है। लोग उस समय बहुत पॉपुलर लीडर थे, तिलक जी, लोकमान तिलक, उनके शिष्य भी बड़े कर्मठ थे। तो उन्होंने कहा ये सुन तो रहा नहीं है, अब इसको निपटाओ है। तो बाकायदा फैसला लेके उन्होंने कहा इसको मार दो, ये सुन नहीं रहा है। तो उसकी लोगों ने हत्या कर दी है, हत्या कर दी। और इसके बाद ये एक्ट में तब्दीली हुई, जो हमारा एक्ट, अब फिर पहले आखिरी तब्दीली शायद अभी हुई है, जब दोबारा से ये हो गया एपिडेमिक एक्ट, वरना उस समय एक्ट में तब्दीली हुई। उन्होंने कहा, बॉम्बे का जो बॉम्बे रेजिडेंसी का जो कमिश्नर था, वो था गवर्नर, उसने कहा रेंट को बहुत गाली वाली दी और कहा सुधार कर, पर उसकी तो हत्या हो गई, कई और अधिकारी भी। तो वो जुड़ा हुआ है पूरा। फिर इसके बाद आदेश हुआ पूरे देश में
कि हॉस्पिटल्स बनाए जाएं स्पेशल पर्पस के। और आगरा के लिए तो और चक्कर था, यहाँ कॉलरा होता था सेना वाले बड़े परेशान थे, तो उनके लिए वाटर वर्क्स भी बनाया गया। ये हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट से बना है, ये हमारे पार्लियामेंट से नहीं बना है। वो इसलिए बना था कि ब्रिटिश आर्मी को अच्छा पानी मिल पाए। ये आपकी रखावगंज टंकी आप देखते हैं ना, ये उस समय इसीलिए बनी थी स्पेशल पर्पस के लिए कि जो छावनी क्षेत्र है उसे शुद्ध पानी मिले। मतलब मैं कागज पत्रे देख के, और आप आश्चर्य करेंगे, आगरे में बिजली 1923 में आई है, और हमारे में वाटर की पाइपलाइन सप्लाई 1888 से शुरू हो गई थी। तो मतलब आगरा का एक एक चप्पा छाने तो हेरिटेज सब जगह कदम कदम पर है। नहीं है, उसे लिंक करना पड़ेगा, उससे पब्लिक कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, उससे हर चीज कॉमर्शियल अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का ओनरशिप सेंस खत्म हो जाएगा। चर्चा बहुत अच्छे उस पे पहुंच रही है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जो यंग टूरिस्ट है या इंफॉर्मेशन सीकर है, वो अगर हेरिटेज प्रॉपर्टी या हेरिटेज संस्कृति वो सब देखना चाहता है, या तो उसको क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए, किस तरीके से हेरिटेज को उसको देखना चाहिए? जैसे आपने कहा कि कनेक्टिविटी और ओनरशिप। जी। आज हम आगरा में हैं तो हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं लखनऊ जाता हूँ और रेजिडेंसी देखता हूँ तो व्हाट आई शुड लुक एट, या ऐसे टूरिस्ट क्या देखेगा? तो आप दोनों अपने अपने विचार। डॉक्टर साहब पहले आप बताएं। चलिए राजीव जी आप बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा लास्ट प्रयास रहा, एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पंकज कुमार जी, अब पता नहीं कहाँ है, बड़ी शायद सचिवालय में होंगे किसी बड़ी पोस्ट पे। इनसे मेरा काफ़ी अच्छा संबंध बातचीत हुई थी। एक आगरा लोगो इनके कार्यकाल में सैंक्शन हुआ आगरा लोगो। मेरा ये था कि जो प्रॉपर्टीज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका हेरिटेज इम्पोर्टेंस है, उसे आप इस लोगों से वहाँ जरूर लगवा दीजिए। एक 43 मॉन्यूमेंट्स की मैंने लिस्ट भी दी, इस जो टूरिस्ट इम्पोर्टेंस की स्पेस प्लेसेस थी उनकी लिस्ट दी। उनमें से 17 को ये बाद में रिड्यूस होके 11 हो गई, 11 को ये हेरिटेज टैग देने को तैयार हो गए। मेरा उनसे प्रयास था कि हेरिटेज लेने में लोगों को क्रेज बढ़े, इसलिए आप जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज के ओनर हैं, खास करके प्राइवेट ओनर्स हैं, इनको आप कुछ सुविधाएं दीजिए, कुछ ऐसा आकर्षण दीजिए और इनका ओनरशिप सेंस अफेक्टेड नहीं हो, ये भी दीजिए। क्योंकि आजकल ये है ना कि गवर्नमेंट आई, पहले हमने ये आई, फिर हमारी सब मामला गायब हो गया। तो ये मैंने कहा ये कॉन्फिडेंस उन्हें जरूर देना चाहिए। पूरा बना के कंसेप्ट दिया था। वो टूरिज्म डिपार्टमेंट और एडीए की डिपार्टमेंट की कई मीटिंगें हुई, उनमें ये चर्चा में भी रहा और 11 जगह हेरिटेज टैग चिपकाया भी गया। और मुख्यमंत्री उस समय के अखिलेश यादव थे, उनके कार्यकाल में ये मुख्यमंत्री जी ने हेरिटेज अनावरण किए थे और इन्हें टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हर जगह चिपकाया था, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 2-3 थे, एक तो दारा शिकोह की लाइब्रेरी पे था, है ना, एक करीम के मकबरे पे था, जिसकी बहुत बड़ी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है, और आपके हेड पोस्ट ऑफिस पे था, और एक ये जो आप इंपीरियल के चौराहे पे आप एक बैंक देखते हैं ना, स्टेट बैंक का हेड ऑफिस, इसमें एक चिमनी है अभी उसके ऊपर पेस्टेड करवाया गया था। वो नोट जलाने की चिमनी थी, उसमें हमारे आगरे की प्रॉस्पेरिटी है। और आगरा की प्रॉस्पेरिटी को हम सब जगह लगा देते, अब लोगों को डर लगा। कोठी मीना बाजार पे भी मैंने लगवाया है, हालांकि ओनरों को यही लगा ये क्या होगा, वाकई में उनकी चिंता जायज़ है। जो लोग बाद में ये कार्रवाइयाँ करते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, कॉमर्शियल यूज हो, वो चाहते हैं इसे वैसे ही रहे। पर हर आदमी, अब बताइए आप, इस
मैं खुल के कह रहा हूँ, वहाँ म्यूजियम की शिवाजी म्यूजियम बनाइए, सेंटर बनाइए, पर शिवाजी से वहाँ का क्या जुड़ाव है? एक गवर्नर आपके नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट के गवर्नर का कोठी है, अब आप कोठी से आप कैसे, अब वो कल्पना कर रहे हैं कि भाई वो पहले यहीं रहा होगा, ये मेरे को तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिला नहीं अभी तक। अगर है तो आप लाइए, हम भी ऑर्डर करेंगे, पर वो बहुत अपने आप में लोकेशन है। और जब हवाई जहाज हमारा लैंड करता है आगरा एयरपोर्ट पर, और वो जगह है जहाँ से वो डिटेक्टिव से लैंडिंग की पॉइंट देखता है और लैंड करता है। कभी अगर आप किसी सरकारी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में हो, जब भी आपने देखा होगा कोठी मीना बाजार मैदान में बहुत बार हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है। वहाँ से जब लैंड करना शुरू होता है, आप तय कर लेते हैं कि फनल एरिया शुरू हो गया, कहाँ आपको लैंड करना है, और सेफ्टी है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहा हेरिटेज के ऊपर। हमने ये जाना कि हेरिटेज सिर्फ मॉन्यूमेंट तक ही सीमित नहीं है, हेरिटेज कल्चर और बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू। धन्यवाद आनंद जी।